हेलो फ्रेंड्स, गुरुज आश्रम की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं गौरव जाजू। आज से आपकी जो मैथ से रिलेटेड जो भी क्वेरी है और मैथ से रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस का है वो पूरा जिम्मा मैं ले रहा हूं। इसमें अब अपन पहले कोर्स के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट में जो कोर्स आपको 18 से 20 हज़ार रुपये में अवेलेबल है वो गुरुज आश्रम की आपकी ऑनलाइन ऐप पे अराउंड 2 to 3,000 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएंगे। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि 90% डिस्काउंट के साथ में आपके पास ये कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। तो कोविड-19 की वजह से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सबके घरों में स्मार्टफोन सबके पास होता है। आपको सिंपल सा गुरुज आश्रम की ऐप आपको डाउनलोड करनी है और इसमें आप में जो भी आपके पास कोर्सेज आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उन कोर्सेज़ की आप लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत ही ईजीली अवेलेबल है। सारा ऑनलाइन पेमेंट वगैरह की सारी सुविधाएं हैं ऐप पे, तो आप इस ऐप का बहुत ज़्यादा आपके यूज़फुल होने वाली है। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए, तो क्लास 10th का जो बेसिक बोर्ड का स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी के थ्रू आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर आगे देखते हैं कि सबसे पहले क्लास 10th बोर्ड है एनसीईआरटी। अब आपको पता है कि नया एजुकेशन पॉलिसी आ गया जिसके अंदर सब कुछ जो होगा वो एनसीईआरटी सिलेबस पे ही डिपेंड करेगा। अब ये स्टेट बोर्ड वगैरह का कंसेप्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। पूरे देश में एक यूनिफाइड बोर्ड आ जाएगा। यूनिफाइड बोर्ड मतलब यूनिफाइड सिस्टम हो जाएगा पूरा। यूनिफाइड सिस्टम मीन्स 10th क्लास में जो भी बच्चा है वो एक जैसा सिलेबस पढ़ेगा। उसके पास सब्जेक्ट भी चूज़ करने की बहुत सारी होगी कि भाई मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इसमें मेरी रुचि है तो मैं ये पढ़ूँ, उसमें ये है। तो हम लोग आज अभी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंगली क्या सिलेबस है आज हम लोग वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्लास 10th एनसीईआरटी सब्जेक्ट हो गया आपका मैथमेटिक्स। सबसे पहला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1 ये है आपका रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अब आपने बहुत सारे नंबर के टाइप्स पढ़े होंगे, बहुत सारे नंबर के प्रकार पढ़े होंगे, जिसमें से एक होता है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनको हम लोग नंबर लाइन पे जिनको हम लोग बना सकते हैं। इसमें हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे जैसे मैं इस चैप्टर को आपको पढ़ाऊंगा फिर उसमें अंदर आपको मैं एक्सप्लेन इस वे को करता जाऊंगा। सेकेंड आता है आपके पास चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में बेसिकली हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है द्विघात समीकरण के बारे में। जो हमारे पास जो हाईएस्ट पावर जो पढ़नी है डिग्री, और जिसको हम लोग पावर कहते हैं, और जिसको हिंदी में हम लोग कह देंगे घात। क्या कह देंगे? घात। जो मैक्सिमम हमको पढ़नी है वो 2 की पढ़नी है। ठीक है। इसके बाद में आता है आपके पास चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हिंदी में 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन देता हूं। यहाँ पे एक वर्ड आया है वेरिएबल। वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर। ऐसी वैल्यू जो फिक्स नहीं होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल। फिक्स नहीं होने का मतलब जिसमें सपोज करो मैंने ले लिया एक्स वाई जेड। अब एक्स की वैल्यू हर एक क्वेश्चन के लिए फिक्स नहीं होती है। एक्स की वैल्यू हर एक क्वेश्चन के लिए फिक्स नहीं होती है। वाई की वैल्यू अगर मैंने कोई लेट करी वैल्यू, कोई वैल्यू माना कि पिता की आयु है वाई, तो वाई की वैल्यू हमेशा के लिए फिक्स थोड़ी होगी कि आपकी ऑल टाइम वाई की वैल्यू जो है वो 40 ईयर्स ही आने वाली है। ऐसा तो नहीं होगा। तो जिनकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चेंज होती है, क्वेश्चन के अनुसार बदलती रहती है, उनको हम लोग कहते हैं चर। यहाँ पे 2 चर आएंगे आपके इक्वेशन में, और यहाँ पे लिखा हुआ है युग्म। युग्म मीन्स पेयर। पेयर का बेसिकली मीनिंग होता है 2। ये चीज़ें आपको पता ही है। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 4 जो है वो आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब
ऐसी समीकरण या ऐसी इक्वेशन जिसके ऊपर वेरिएबल पे जो पावर लगी हुई है, जो वेरिएबल की पावर है वो कितनी है, 2 है। वेरिएबल की पावर कितनी है, 2। एक्चुअली में ये जो चैप्टर नंबर 4 है वो इसी का ही एक पार्ट है, वो इसी का ही एक पार्ट है। पॉलिनोमियल्स को आगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में इसको और आगे पढ़ा जाएगा। फिर आपके पास बिल्कुल नया जो कंसेप्ट आता है वो है चैप्टर नंबर 5। यहाँ तक के जो चैप्टर्स है आपने 9th क्लास में हल्का फुल्का इनका इंट्रोडक्शन ले रखा है। रियल नंबर से पहले आपने 9th क्लास में पढ़ा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपने टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े थे। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, तो वो आपने पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स जो आपने पढ़ा हुआ है, कौन सा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, बीच वाली संख्या को डिवाइड ऐसे तोड़ना है जिनका मल्टीप्लिकेशन जो साइड में जो 2 नंबर लिखे हुए हैं उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे वर्ड आ गया साथ में पेयर। क्या वर्ड आ गया है, पेयर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप पढ़ के आए हो छोटी क्लासेस में। चैप्टर नंबर 5 बिल्कुल नया कंसेप्ट है आपके लिए, ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग होता है, सिंपल सा इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एपी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, कहीं कहीं श्रेणी डी भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऐसा कुछ नहीं, एक ही बात है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब आपको एक सीरीज बनानी है जिसके अंदर कोई भी नंबर पीछे वाले नंबर में कुछ ना कुछ ऐड होके आगे बना हुआ होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने एक सीरीज ली 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट। क्या हो रहा है देखो, 2 में कितना ऐड किया, 3। 5 में क्या ऐड किया, 5 में क्या जोड़ा मैंने, 3। 8 में क्या जोड़ा, 3। तो ये ऐसे आगे चलता जाएगा। फिर इसके बाद में आपके पास चैप्टर नंबर 6 आएगा जो कि है ट्राइंगल्स। आपने 9th क्लास में ही पढ़ा था ये चैप्टर ट्राइंगल्स, अभी भी है ये चैप्टर ट्राइंगल्स। इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, थ्योरम्स पढ़नी है। क्या पढ़नी है, थ्योरम्स पढ़नी है। बेसिकली ये चैप्टर जो बिलोंग्स करता है, ये चैप्टर है ज्योमेट्री का। किसका चैप्टर है, ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री में आपको पता ही है, ज्योमेट्री में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो ये आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ओके, फिर देखिए आगे। ओके, चैप्टर नंबर 6 के बाद में आता है चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर निर्देशांक ज्यामिति आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था 9th क्लास में, उसी के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें करना क्या है, आपको ये पता ही होता है कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये -x, ये -y, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब मैं कहता हूँ कोई भी, मैंने 2 आपको पॉइंट्स दे दिए, कोई भी 2 बिंदु दे दिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस या फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो वो कैसे निकलेगी, एक तो तरीका होता है कि पॉइंट्स प्लॉट करो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, इस पे प्लॉट करो और स्केल लेके नाप लो कितनी है। नहीं, बहुत ज़्यादा बड़े पॉइंट्स दे दिए तो कैसे निकालोगे, तो इसके लिए पर्टिकुलर फॉर्मूले हैं। इसके अंदर अगर मैं 3 पॉइंट से कोई ट्राइंगल्स बनाता हूँ, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें हमको चैप्टर नंबर 7 में पढ़नी है। फिर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जिसमें बच्चे को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि हाँ ये तो बिल्कुल नया टॉपिक आया है और इस बार हमको कुछ बिल्कुल नया सीखने को मिलेगा। क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आ गई। अब काफ़ी बच्चों को लगता है यार ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफ़िकल्ट होगी, बहुत क्या है पता नहीं। मैं ये कहूँगा मेरे बिहाफ पे, जब आप मेरे वीडियोस वगैरह देखोगे उसके बिहाफ पे मैं ये कहूँगा, जब आप वीडियोस देखोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से इजी कोई टॉपिक नहीं लगेगा, इतना सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। ओके, अब आपको कभी किसी ने डरा दिया होगा तो वो सारी बेमतलब की बातें हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, किसी के कहने पर जाना ही नहीं। ठीक है, अगर कोई कह दे कि नहीं ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो कहना भाई अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे बिना पढ़े हम लोग कैसे बताते कि डिफ़िकल्ट है या ईजी है।
ठीक है, तो कभी भी हवा नहीं बनाना है किसी भी चीज़ का, सबसे इजी टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। फिर आपके पास आता है चैप्टर नंबर 9, इसी पे बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्यों पढ़ी जाती है, एप्लीकेशन, इसका यूज़ कहाँ है, इसका उपयोग कहाँ करेंगे। बुर्ज खलीफा नाम सुना होगा आपने, कहाँ है, दुबई में है ना। तो बुर्ज खलीफा की हाइट, उसकी ऊंचाई नापने के लिए क्या फीता लेके चढ़े थे क्या लोग, सबसे ऊपर फीता लगा दिया, नीचे ज़मीन पे टच कर दिया कि हाँ भाई फीते में इतना आया बुर्ज खलीफा, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हुआ बुर्ज खलीफा की हाइट नापने में, या बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी इमारतें होती हैं जिनकी ऊंचाई नापने के लिए हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। फिर आपके पास आता है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है सर्कल्स। सर्कल यानी वृत्त। वृत्त, वृत्त इसके अंदर ये बेसिकली ये भी ज्योमेट्री का चैप्टर है। क्या आएगी, थ्योरम्स, प्रमेय और कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आएंगे। थ्योरम्स आएगी और कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आएंगे। सिंपल सा चैप्टर है, मुश्किल से 1-2 एक्सरसाइजेज हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है, क्योंकि जब थ्योरम्स पढ़ लेते हैं तो उनके ऊपर क्वेश्चन पे डायरेक्टली एप्लीकेशन लगानी होती है, डायरेक्ट प्रूव करना होता है कि हाँ इस थ्योरम से ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 11 आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यानी रचनाएं, कंपास से, रूलर से, पेंसिल से आपको ट्रायंगल्स बनाने हैं, सर्कल्स बनानी है, बट ऐसे नहीं बनाने हैं, वो कंडीशंस आपको क्वेश्चंस में दे रखी होगी। कंस्ट्रक्शन आपने 9th क्लास में भी किया था, कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे भी करना है, ओके। तो यही आपका एक बेसिकली यही एक चैप्टर है जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना है, बाकी किसी भी चैप्टर में कंस्ट्रक्शन नहीं है। फिर आपके पास 2 चैप्टर जो रेगुलर आते हैं, एक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल मीन्स वृत्त से संबंधित एरिया, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। देखो एक मैं सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये आपका सर्कल हो गया, आप में से काफ़ी बच्चों को पता भी होगा, ये मैंने 2 रेडियस, रेडियस यानी त्रिज्याएं बनाई हैं, दोनों इक्वल हो गया, आपको पता है, ओके। अब ये जो एरिया होता है, ये जो मैंने लाइनिंग की है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेक्टर। सेक्टर को हिंदी में बोलेंगे त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस टाइप्स के जो एरिया निकालने हमको इस चैप्टर में निकालना है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में। सेगमेंट भी आएगा, आधा सर्कल यानी हाफ सर्कल, और सेमी सर्कल, उसका भी एरिया आएगा। आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल एनीबॉडी, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है, 22/7। अब आप लोग थोड़ा सा सोचो कि पाई इर्रेशनल है या फिर रेशनल है। इर्रेशनल मतलब अपरिमेय और रेशनल मतलब परिमेय, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो अपने, ठीक है। तो जब तक आप नोट डाउन करो, मैं कमेंट देख लेता हूँ थोड़े क्या लिख रहे हैं। अपरिमेय, परिमेय, परिमेय, अपरिमेय, ओके। तो आपका जो करेक्ट आंसर है, पाई की वैल्यू होती है अपरिमेय। तो जिन्होंने भी अपरिमेय आंसर दिया है वो सब के सब राइट है, और जिन्होंने परिमेय दिया है बेटा, जिन्होंने रेशनल नंबर आंसर दिया है, वो अपने आप को थोड़ा सा सही कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। पाई कभी भी परिमेय संख्या या रेशनल नंबर नहीं होता है, वो अपरिमेय नंबर से। अपरिमेय मतलब जिनमें, अपरिमेय समझ गए आप, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये कभी इनका डिवाइड रुकेगा, एंड नॉन रिपीटिंग, कभी भी डिवाइड करने पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो संख्याएं आगे बढ़ती जाएगी और संख्याएं कभी भी रिपीट नहीं होगी, उन्हीं को बोलते हैं अपरिमेय। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आयतन व क्षेत्रफल। आपने ये चैप्टर कौन सी क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है, और आई थिंक मेरे हिसाब से नंबर भी 13 ही था वहाँ पे। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपने क्या क्या पढ़ा था, हमने को सारे 3D फिगर पढ़ने हैं,
क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमीस्फीयर, और एक आपके नया आएगा फ्रस्टम। अब ये सर फ्रस्टम क्या होता है? घर में आपके पानी पीने वाली स्टील वाली गिलास देख लेना बेटा। ओके, अब ये मत कहना सर हमारे घर में तो कांच की गिलास है। स्टील वाली गिलास जिसका ऊपर से मुंह बड़ा होता है, नीचे से छोटा होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? फ्रस्टम जैसा शेप होता है। बर्थडे वाली कैप होती है, उसको आप यहाँ से कट कर देना, तो जो आपके पास फिगर बन के आएगा उसको बोलते हैं फ्रस्टम। हिंदी में बोलते हैं छिन्नक। क्या बोलते हैं? छिन्नक। ठीक है, इसके बाद में 2 और चैप्टर है आपके। एक आता है चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 है आपका स्टैटिक्स, या फिर जिसको हिंदी में बोल सकते हैं सांख्यिकी। क्या बोल सकते हैं? सांख्यिकी। अब सर ये तो पढ़ा हुआ है, क्या क्या निकाला था 9th क्लास में? मीन, मोड, मीडियन। मीन मतलब माध्य, मोड मतलब बहुलक, और मीडियन मतलब माध्यिका। मीन, मोड, मीडियन। तो ये तीनों चीज़ें आपने जो 9th क्लास में किया था वो आपने पर्टिकुलर एक डेटा के लिए किया था, जो डेटा आपके पास इंडिविजुअल डेटा था, अलग अलग डेटा था। इंडिविजुअल मतलब हो गया अलग अलग। अलग अलग कैसे? आपके पास डेटा इस फॉर्म में दे रखा था, इस तरह से आपको दे रखा था। तो इसके लिए तो निकालना बहुत ईजी होता। मीन, माध्य कैसे निकालते थे? सबको ऐड कर लो, डिवाइड बाय कितने नंबर है लिख दो। बहुलक यानी मोड, मोड क्या होता था? जो सबसे ज़्यादा रिपीटिंग नंबर है वो मोड हो जाएगा। मीडियन, सबसे पहले इनको आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दो। कौन से ऑर्डर में सेट कर दो? आरोही क्रम। आरोही अवरोही 2 चीज़ें होती है, आपको पता होगा। तो उसमें फिर बाद में जो बीच में जो नंबर आता था वो आपके क्या हो जाता था? माध्य का। अभी हमको जो पढ़ना है मीन, मोड, मीडियन, वो आपके पास जो पढ़ना है वो कंटिन्यूस सीरीज में पढ़ना है। कंटिन्यूस क्या होता है सर? कंटिन्यूस मतलब जो वैल्यू लगातार चलती रहती है। इसके अंदर आपके पास CI दे रखी होगी। CI मीन्स क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल मीन्स वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कैसे होगा? 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, ये तो हो गया। इसके साथ में आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होती, बारंबारता 2, 3, 4 ऐसे करके आपके पास आगे दे रखी होगी। तो इनके लिए मीन, मोड और मीडियन कैसे निकलता है वो इस चैप्टर में अपन डीपली पढ़ेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, 4 नंबर पक्के बोर्ड में। ठीक है, फिर लास्ट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का बेसिकली मीनिंग हो गया, हिंदी के अंदर बात करें तो प्रायिकता। किसी भी इवेंट के होने की संभावना, चांस ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट, किसी भी इवेंट के, किसी भी घटना के होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब मैं कहता हूँ सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से उदय होता है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इसकी क्या संभावना होगी? संभावना इसकी होगी 100%। 100% को हम लोग 1 भी लिखते हैं। 1 मतलब ऐसा होना कंपल्सरी है। अब ऐसा कभी नहीं हुआ कि सूरज पश्चिम से आपके पास उदय हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो चीज़ें जिनकी 100% प्रोबेबिलिटी होती है उनको बोलते हैं श्योर इवेंट। ऐसा होगा ही होगा। ओके, तो यहाँ तक है आपके ये आपका जो 10th का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो चैप्टर 15 में डिवाइड है। तो मैंने सारे चैप्टर के आपके पास बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो अपने जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हुए सीरीज वाइज ही चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। बीच में ऐसा नहीं होगा पहले वो कर दिया वो कर दिया, ऐसा नहीं होगा। सारे वीडियो आपको बहुत जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, सबको कहिए कि गुरुज आश्रम की ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से कोर्स को परचेज कर सकते हो। मैं एक बार और रिपीट करना चाह रहा हूँ, जो मार्केट में कोर्सेज, जो आप ट्यूशन की हज़ारों रुपए फीस देते हो, एक सब्जेक्ट की 10,000, 2 की 20,000 हो जाएंगे, तो वो कोर्सेज आपको 90% डिस्काउंट पे सारे अवेलेबल है। 90% डिस्काउंट मीन्स सिर्फ आपको 10% देना है वहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग कहिएगा अपने फ्रेंड्स वगैरह को इसके बारे में अब अवगत कराइएगा कि गुरुज आश्रम ऐप है जिसके अंदर अलग अलग फैकल्टीज़ पढ़ा रही है।
ओके तो जिसका भी आपको अच्छा लगता है कि नहीं मुझे ये मैथ्स का कोर्स खरीदना है, मुझे इंग्लिश का कोर्स खरीदना है, तो आप फ्री हो। नहीं तो क्या होता है बेटा, कोचिंग सेंटर्स में वो कहते हैं कि नहीं आपको ये तीनों सब्जेक्ट करने वहाँ पे कंपलसरी है। इंग्लिश किया है तो वो भी करो, मैथ्स लेना है तो साइंस भी साथ में लो। तो ये सारी चीज़ें अपने यहाँ पे कंपलसरी नहीं, आपको जो कोर्स कर दिया वो आप परचेज करो और आप उसमें आप उसको आप परचेज कर सकते हो। अब आपके पास ऑनलाइन क्लासेस के बेनिफिट्स क्या है बेटा? अब कुछ बेनिफिट्स भी होंगे ऑनलाइन क्लासेस के। हम लोग क्यों इतनी मेहनत करके आपके पास यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं? अब देखो बेटा, आपको पता है कि कोविड-19 चल रहा है। अब आपको पता है कि आप किसी बैच में गए, वहाँ पे 10 से 15 बच्चे 20 बच्चे ऑलरेडी बैठे हैं। अब किसी के शकल पे तो लिखा हुआ नहीं है उसको कोरोना है, ठीक है। आप उसके कांटेक्ट में आते हो, तो आफ्टर 2-3 डेज, 2-3 दिन बाद में आपको भी लक्षण दिखाई देंगे। आप परेशान, आपके पीछे आपके घर वाले परेशान। नहीं तो क्या है बेटा, ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। ऑनलाइन मीन्स आपको घर पे बैठना है, अपने मोबाइल में इंटरनेट का रिचार्ज करवाना है और आपसे वीडियो से पढ़ाई करनी है। अब वीडियो में पढ़ाई करने में क्या है बेटा, अब मैं आपके पर्टिकुलरली सामने नहीं हूँ, बट आप एक तरह से देख सकते हो तो सामने ही तो खड़ा हूँ। आपको जो भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, हाथों हाथ आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। समय की बचत, पैसे की बचत। तो समय और पैसा, इट मीन्स टाइम इज़ मनी। तो आपने टाइम बचा लिया, मतलब आपने अपने मम्मी पापाओं का पैसा बचा लिया। अब वो पैसा आप अपने हायर स्टडीज़ में लगा सकते हो कि जो पैसा 20-25 हज़ार रुपये आप जो 10th-12th की ट्यूशन करने में दे रहे हो, तो वो पैसा बेटा आप अपने हायर एजुकेशन में लगा सकते हो उनको बचा के, ठीक है। तो इसी के साथ ये आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं इसी के साथ। और मैं कहूँगा कि आपको गुरुज आश्रम ऐप जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए। सो धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। ओके बाय।